हेलो दोस्तों, आज मैं नीतीश कुमार आप लोग को अगस्तिया जीएस ऑपरेशन सेंटर पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग स्पेशल बीपीएससी और बिहार दरोगा और बिहार एसएससी के लिए ऑब्जेक्टिव देखेंगे। आधुनिक काल से हम लोग 20 क्वेश्चन कल देख लिए थे, उसी में आज हम लोग 21 से 50 तक उसका पार्ट 2 देखेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि पैट्रिक हिटले ने डच फैक्ट्री की कमान किससे ली थी। पैट्रिक हिटले ने डच फैक्ट्री की कमान किससे ली थी। तो पहला है ए है कार्जन, दूसरा है कनिघम और मैक्सवेल और जेम्स कुक, मतलब बी है कनिघम और सी है मैक्सवेल और डी है जेम्स कुक। तो पैट्रिक हिटल ने डच फैक्ट्री की कमान किससे ली थी। तो पैट्रिक हिटल ने डच फैक्ट्री की कमान इससे ली थी। आंसर सी इसका होगा, मैक्सवेल से इसने मैक्सवेल से लिया था। मैक्सवेल से लिया था। पैट्रिक हिटल ने डच फैक्ट्री की कमान किससे ली थी। सी मैक्सवेल से लिया था। फिर हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पैट्रिक हिटल ने कब डच फैक्ट्री की कमान को ग्रहण किया था। वहां था 21 नंबर में कि पैट्रिक हिटल ने डच फैक्ट्री की कमान किससे लिया था। यहाँ पर आदमी का नाम पूछ रहा था कि इससे पहले उसका जो मैनेजर या सीईओ कौन था, तो मैक्सवेल था। अब यहाँ पर ईस्वी पूछ रहा है कि कितने ईस्वी में पैट्रिक हिटल ने डच फैक्ट्री की कमान संभाली थी। 1781, 1783, 1785, 1787। ए ऑप्शन है 1781, बी ऑप्शन है 1783, सी ऑप्शन है 1785 और डी ऑप्शन है 1787। इसका जो सही उत्तर होगा ए होगा 1781 में। 1781 में पैट्रिक हिटले ने डच फैक्ट्री की कमान संभाली थी। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का 1795 ईस्वी में फ्रेंको डच युद्ध के कारण भारत में डच ठिकानों को किसके अधीन कर दिया गया था। जो 1795 ईस्वी में फ्रेंच और डच के युद्ध हुआ था, उस कारण भारत में डच के ठिकानों को किसके अधीन कर दिया गया था। तो ए है मराठों के अधीन, बी है अंग्रेजों के अधीन, सी है मुगलों के अधीन, डी है पुर्तगालियों के अधीन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह सी होगा, अंग्रेजों के अधीन कर दिया गया था। इसका सही उत्तर क्या होगा, अंग्रेजों के अधीन कर दिया गया था। अंग्रेजों के अधीन कर दिया गया था। अंग्रेजों के अधीन इसका ऑप्शन सी होगा, अंग्रेजों के अधीन कर दिया गया था। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है 1824 और 1825 ईस्वी में किसके व्यापारिक केंद्रों को अंतिम रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी में सम्मिलित कर लिया गया था। 1825 और 1824 और 1825 ईस्वी में किसके व्यापारिक केंद्रों को अंतिम रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी में सम्मिलित कर लिया गया था। तो पहला ऑप्शन इसका है डच, बी है पुर्तगाली, सी है मराठा और डी है स्पेनिशों की। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह डचों की। इसका ए सही उत्तर होगा। डचों की इसलिए क्या कर दिया गया था क्योंकि अंग्रेजों और डचों में जो युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, बेदरा का युद्ध, तो उस युद्ध के बाद डचों का जो भारत में अस्तित्व था वह हमेशा के लिए खत्म हो गया था। न ही के बराबर भारत में उसका अस्तित्व बचा था। वह अपना बोड़िया बिस्तर बांधकर यहाँ से लगभग चल ही गए थे। बेदरा युद्ध के बाद उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। इसलिए 1824 आते आते या 25 आते आते 1810 या 5-6 कहिए, उस समय तक आते आते पूरे भारत पर अंग्रेजों का ही वर्चस्व हो गया था। मैंने बताया था कल कि जो पलासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, उसी से बोला जाता है कि अंग्रेजों को बंगाल का मतलब पूर्वी भारत का उसे चाबी मिल जाता। फिर अंग्रेजों ने अपना जो सैनिक कौशल सिद्ध किया था वह बक्सर के युद्ध में 1764 ईस्वी में हेक्टर मुनरो के संरक्षण में वह 3 नवाबों को हराया था। बक्सर मीर कासिम, शाह आलम
और शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, इन तीनों ने मिलकर उस हेक्टर मुनरो का सामना किया था। लेकिन बक्सर के युद्ध में निर्णायक हार हुई थी तीनों नवाबों की। मीर कासिम, नवाब शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला। बक्सर के युद्ध में जो हार जाता है उसी से बोला जाता है कि अंग्रेजों का भी जो शक्ति का एक अनुमान, जो शक्ति वो अपना शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। तो 1824 और 25 आते आते जो इसका डचों का जो व्यापारिक कंपनी था वह मेन रूप से अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी में उसको स्थानांतरित कर लिया था। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे कि भारत में किसने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया की कंपनी की थी। भारत में किसने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया की कंपनी की थी? इसका ऑप्शन है फ्रांसीसी मार्टिन, फ्रेंकोइस मार्टिन, फ्रांसवा हॉलैंड और फ्रांसवा ओकाद। इसका जो सही उत्तर होगा 25 का जो सही उत्तर होगा यह बी होगा। 25 का सही उत्तर कौन होगा? 25 का सही उत्तर बी होगा। 25 का सही उत्तर बी होगा और ये है 25 का सही उत्तर बी होगा। फ्रेंकोइस मार्टिन इसका सही उत्तर बी होगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। भारत में कब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? एक तो हुआ था 1600 में हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, और वही पूछा जा रहा है कि भारत में कब इस 1600 में नहीं हुआ था, 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी 1600। तो भारत में कब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो भारत में एक ऑप्शन है 1660, 1662, 1664, 1666। तो 1664 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। मैं इसे भूल रहा हूँ, मैं देख लेता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हाँ मैंने सही बोला था, 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत में कब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो ए ऑप्शन है 1660, बी ऑप्शन है 1662 और सी ऑप्शन है 1664, डी ऑप्शन है 1666। इसका जो सही उत्तर होगा वह सी होगा। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे कि मार्टिन ने कब पांडिचेरी की स्थापना की थी? मार्टिन ने कब पांडिचेरी की स्थापना की थी? तो इसका ऑप्शन ए है कि ए ऑप्शन है 1674, बी ऑप्शन है 1672, सी ऑप्शन है 1670 और आपका डी ऑप्शन है 1668 ईस्वी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा ए 1600 आपका 1674 ईस्वी आपका सही उत्तर होगा कि मार्टिन ने 1674 ईस्वी में पांडिचेरी की स्थापना की थी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन कि किस देश के व्यापारियों ने पांडिचेरी की स्थापना की थी? मतलब किस देश के व्यापारी जो थे जैसे पांडिचेरी की स्थापना किया था? तो इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन है हॉलैंड, बी ऑप्शन है स्पेन, सी ऑप्शन है फ्रांस, डी ऑप्शन है ब्रिटेन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह फ्रांस होगा। इसका सही उत्तर होगा फ्रांस। कि फ्रांस के व्यापारियों ने पांडिचेरी की स्थापना किया था। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर कि किस यूरोपीय व्यापारी ने माही एवं कराईकल में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की थी? किस यूरोपीय व्यापारी ने माही एवं कराईकल में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की थी? इसका पहला ऑप्शन है फ्रांसीसी, बी ऑप्शन है डच, सी ऑप्शन है स्पेनिश और डी ऑप्शन है अंग्रेज। मतलब किस यूरोपीय व्यापारियों ने माही एवं कराइल में माही जगह और कराइल जगह है जिसमें व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की थी। तो इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन है फ्रांसीसी, बी है डच, सी है स्पेनिश और डी है अंग्रेज। तो इसका जो सही उत्तर होगा
वह फ्रांसीसी होगा कि फ्रांसीसियों ने माही एवं कराई कल में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना किया था। जो फ्रांसीसी लोग थे वह बीच में जैसे कर्नाटक युद्ध से पहले तो जो फ्रांसीसी और अंग्रेजों में यदि जब भी प्रतिस्पर्धा होता था तो ज्यादातर जब अंग्रेज 1800 या 1757 से पहले 1750 या 1760 आते आते अंग्रेजों का वर्चस्व धीरे धीरे भारत पर बढ़ने लगा और 1757 मैंने बताया कि जो प्लासी का युद्ध हुआ उससे तो पूरा भारत के लिए वो कवर करने लगा। फिर बक्सर का युद्ध हो गया तो उससे और उनकी शक्ति निखर गई। तो इसी तरह से बोला जाता है कि जो ब्रिटिशों की शक्ति थी फ्रांसीसियों और जो डच थे या स्पेनिश थे उन लोगों की अपेक्षा फ्रांसीसियों ब्रिटेन की शक्ति ज्यादा था। तो इसका ऑप्शन होगा फ्रांसीसी। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को, फ्रांसीसियों ने बंगाल के किस शहर में क्या स्थापना की थी? फ्रांसीसी जो थे बंगाल में किस शहर की स्थापना किए थे? फ्रांसीसी बंगाल में किस शहर की स्थापना किए थे? चंदनगर को, हुगली, दुर्गापुर, मिर्दानापुर या चंदनगर? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह चंदनगर होगा कि फ्रांसीसियों ने बंगाल में चंद्रनगर की स्थापना की थी। इस चंद्रनगर के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध भी हुआ था। कब? 23 मार्च 1757 ईस्वी को फ्रांसीसी और इसके अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था। उस युद्ध में जो रॉबर्ट क्लाइव और चार्ल्स बॉस्टन की कमाल के तहत चांदनोगर के फ्रांसीसी अवधि समझौते पर ब्रिटिश सेना एक सफल हमला किया था और 1763 में पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर होने तक चंद्रनगर ब्रिटिश सैन्य व्यवस्था में रहा, जिसे युद्ध समाप्त कर दिया गया था। इन दोनों के बीच एक युद्ध हुआ जिसमें एक समझौता हुआ पेरिस के संधि के अनुसार। तब तक वो जो चंद्रनगर था वह ब्रिटिशों के हाथ में था। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे कि 1734 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने कहाँ माल गोदाम की स्थापना किया था? 1734 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने कहाँ माल गोदाम की स्थापना की थी? ए है दिल्ली, बी है आगरा, सी है पटना और डी है हुगली। इसका जो सही उत्तर होगा वह पटना होगा। फ्रांसीसियों ने 1734 ईस्वी में पटना में अपना माल गोदाम की स्थापना किया था। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर कि फ्रांसीसियों की मुख्य दिलचस्पी किस चीज में बिहार से प्राप्त करना था? जो फ्रांसीसी कंपनी की मुख्य दिलचस्पी बिहार से क्या प्राप्त करना होता था? तो इसका ऑप्शन है ए चीनी, बी सोरा, सी सूती वस्त्र, डी या चीनी के मिट्टी के बर्तन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह सोरा होगा कि फ्रांसीसी कंपनी को बिहार से जो दिलचस्पी रहता था वह सोरा वस्तु को, मुख्य रूप से सोरा के लिए बिहार से दिलचस्पी रखता था फ्रांसीसी कंपनी। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं कि अंग्रेजों ने चंद्रनगर पर स्थापना कब्जा कब किया था? तो यह 1757 ईस्वी को। अभी मैंने आपको बताया कि 1757 ईस्वी को अंग्रेजों ने चंद्रनगर पर हमला किया था। इन दोनों के बीच 23 मार्च 1757 ईस्वी के बीच फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच एक युद्ध होता है जिसमें अंग्रेजों के तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और फ्रांसीसियों के तरफ से चार्ल्स वाटसन ने कमान संभाला था। लेकिन दोनों के बीच युद्ध हुआ, उसमें एक अंग्रेजों के तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने एक सफल हमला किया जिसमें अंग्रेजों की जीत हाँ मानिए जीत ही हो गया, लेकिन आगे चल के एक समझौता होता है। उस समझौता का नाम दिया गया चांदनगोर के समझौता का नाम दिया गया और उस समझौता को तब तक डिले रखा गया जब तक पेरिस की संधि में हस्ताक्षर होने तक, मतलब पेरिस की संधि जो 1763 ईस्वी में हुआ था उस संधि तक हस्ताक्षर होने तक यह चंद्रनगर को ब्रिटिशों के कब्जे में दिया गया था। तो अंग्रेजों ने चंद्रनगर पर कब हमला किया था? कब्जा किया था 1757 ईस्वी में वह चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया था। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे कि किस बाजार से फ्रांसीसी कंपनी प्रमुख एम जियाल को बंगाल छोड़ने पर विवश होना पड़ा था?
किस बाजार से फ्रांसीसी कंपनी प्रमुख एम जियाल को बंगाल छोड़ने पर विवश होना पड़ा था? तो इसका ऑप्शन है नोमान जकारिया, इसका ए ऑप्शन है नोमान, बी ऑप्शन है कासिम, डी सी ऑप्शन है जकारिया और हासिम। इसका मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस बाजार से फ्रांसीसी कंपनी प्रमुख एम जियाल को बंगाल छोड़ने पर विवश होना पड़ा था? तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही है वह बी होगा, एम कासिम के कारण इन्हें बंगाल छोड़ना पड़ा था। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। पलासी के युद्ध के समय बिहार का गवर्नर कौन था? पलासी के युद्ध के समय तो वो बंगाल का गवर्नर कोई और था, बिहार का गवर्नर कोई और था। तो बिहार का जो गवर्नर था पलासी युद्ध के समय, उसका जो गवर्नर आयरकुट था फ्रांसीसियों का। पलासी के युद्ध के समय जो फ्रांसीसियों का गवर्नर था वह आयरकुट था। ये आयरकुट फ्रांसीसी का गवर्नर था, ना कि वह इंग्लैंड का गवर्नर, मतलब ब्रिटिश का। जो ब्रिटिश का गवर्नर था वह ये था रॉबर्ट क्लाइव था, जो पलासी युद्ध के समय था। उसी युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला ने बंगाल की तरफ से वो अपना सेना का कमान संभाल रहे थे और उनका सेनापति मीर जाफर, और ब्रिटिश के तरफ से लॉर्ड क्लाइव अपना सेना का कमान संभाल रहा था। दोनों के बीच युद्ध होता है। तो जानते हैं कि उस युद्ध में मीर जाफर नवाब को धोखे से उसे अरेस्ट करवाता, गिरफ्तार करके उसका मृत्यु करवाता, और उसके बाद उसके जगह पर मीर जाफर को गद्दी दे दिया जाता है। लेकिन जो गद्दी दे दिया जाता है तो मीर जाफर उस नवाब के बदले उसे बहुत सारा कंपनी को भेंट देता है, लेकिन आगे चल के यदि कंपनी के जैसा हुआ मीर जाफर नहीं करता है तो कंपनी उसे हटाकर उसका दामाद या भतीजा मीर कासिम को बना देता है। जो वही मीर कासिम जो आगे चल के मीर कासिम भी वहां से मतलब बंगाल से अपना राजधानी मुंगेर कर लेता है, और यहाँ पर वह बंदूकें बनाने की जो फैक्ट्री का स्थापना किया था वह मीर कासिम ने ही किया था। फिर आगे चल के उन अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच भी मतभेद हो जाता है, और उस मतभेद के कारण मीर कासिम एक त्रिपक्षीय संगठन बनाता है। मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला और इसका मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, वही तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। तो उस युद्ध में इन तीनों ने अपना कमान संभाला था, और उसमें हेक्टर मुनरो ने, तो इन दोनों के बीच युद्ध होता है, त्रिपक्षीय संघर्ष और ब्रिटिश के बीच, जिसमें इसका बक्सर के युद्ध में इन तीनों की हार होती है और इस ब्रिटिश सेना की जीत होती है। फिर बंगाल का गवर्नर मीर जाफर को ही बना दिया जाता है। तो ये हुआ पलासी का युद्ध के समय भारत का गवर्नर कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर। इसका जो गवर्नर था वह आयरकुट था। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। कब पांडिचेरी भी फ्रांसीसियों के हाथ से निकल गया था? जो पांडिचेरी नगर की स्थापना फ्रांसीसियों ने किया था, तो वह भी कब फ्रांसीसियों के हाथ से वह निकल गया था? तो इसका ए ऑप्शन है 1757, बी ऑप्शन है 1759, सी ऑप्शन है 1761 और डी ऑप्शन है 1763। यहाँ पर ऑप्शन को देखिएगा गलत हो जाता है, रखते वक्त गलत हो जाता है। ए के बाद बी आना चाहिए, तो यहाँ सी आ गया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ए है 1757, सी है 1761, बी है 1759 और डी है 1763। इसका जो सही उत्तर होगा वह 1761 है, जो फ्रांसीसियों के हाथ से पांडिचेरी निकल गया था। 1761 ईस्वी में फ्रांसीसियों के हाथ से पांडिचेरी निकल गया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। 18 नहीं, 37 का रहा कि सैंतीस का रहा 1763 ईस्वी में डैरिफ के संधि के तहत किसे अपने खोए हुए क्षेत्र वापस मिले थे? 1763 ईस्वी में डैरिफ के संधि के तहत किसे अपने खोए हुए क्षेत्र वापस मिले थे? तो ऑप्शन ए है स्पेनिशों को, डचों को, पुर्तगालियों को या डी फ्रांसीसियों को। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह फ्रांसीसियों को, कि
1763 के अनुसार फ्रांसीसियों को अपने खोए हुए क्षेत्र वापस मिले थे। 1763 में जो पेरिस का संधि हुआ था उसके अनुसार फ्रांसीसियों को जो पेरिस का संधि दूसरा हुआ था, डैरिफ के संधि जो हुआ था 1763 में, उसी के थ्रू फ्रांसीसियों को अपने खोए हुए क्षेत्रों को वापस मिला था। और उसी समय 1763 ईस्वी में ही एक और संधि हुआ था, पेरिस की संधि, जिसमें जो फ्रांसीसी और ब्रिटिश के साथ युद्ध हुआ था चंद्रनगर के लिए, जो वहां पर 1757 ईस्वी में चंद्रनगर पर ब्रिटिशों का कब्जा हो गया था। तो उस कब्जा को बनाए रखने के लिए कब तक, 1763 ईस्वी तक, पेरिस की संधि तक, वह चंद्रनगर का जो कमान, मतलब उस पर जो जीत का जो श्रेय होगा वह ब्रिटिशों को दिया गया था। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे कि कब भारत में फ्रांसीसियों की व्यापारिक गतिविधि सिमटकर पांडिचेरी तक ही रह गई थी। मतलब पूछा जा रहा है कि कब भारत में फ्रांसीसियों की व्यापारिक गतिविधि सिमटकर पांडिचेरी तक ही रह गई थी। इसका ऑप्शन ए है, देखिए यहाँ ए होना चाहिए तो बी आ गया। ऑप्शन ए है 1789, बी है 1791, सी है 1793, डी है 1795। इसका जो सही उत्तर होगा सी होगा। एक मिनट, हम लोग शायद इसका आंसर गलत दे दिया है। 37 का जो ऑप्शन होगा डी सही है। और कब भारत में फ्रांसीसियों की व्यापारिक गतिविधि सिमटकर पांडिचेरी तक ही रह गई थी, तो इसका जो सही उत्तर होगा 38 का सी होगा। 1793 ईस्वी में फ्रांसीसियों की जो गतिविधि थी सिमटकर पांडिचेरी तक ही रह गई थी। फिर हम क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र पांडिचेरी तक ही सिमटकर रह गया था? मतलब किस गवर्नर जनरल के, मतलब किस, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस गवर्नर जनरल के काल में फ्रांसीसियों का व्यापारिक केंद्र पांडिचेरी तक ही सिमट कर रह गया था। तो यहाँ फ्रांसीसी के बारे में पूछा जा रहा है, बट यहाँ जो गवर्नर जनरल दिया गया है वह ब्रिटिशों का दिया गया है। जैसे कॉर्नवालिस है, रीडिंग है, कर्जन है, कैनिंग है। कॉर्नवालिस जो है अस्थाई बंदोबस्त को भारत में लाया था, इसी ने गांवों की स्थापना की थी। वहां थाना, कोर्ट, ये सब की स्थापना कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। तो ये सब ये वहां पर पूछा जा रहा है कि किस गवर्नर के काल में फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र पांडिचेरी तक सिमट कर रह गया था। तो आप लोग सोचेंगे कि ये फ्रांसीसी गवर्नर के बारे में पूछा जा रहा है। नहीं, क्वेश्चन तो है फ्रांसीसी के बारे में, बट यहाँ गवर्नर जनरल दिए हुए है ब्रिटिश का। तो ये ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बारे में पूछा जा रहा। तो ये कॉर्नवालिस के समय में ही पांडिचेरी तक फ्रांसीसियों का जो व्यापारिक केंद्र था वह सिमट कर रह गया था। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, कब तक बिहार एवं भारत से फ्रांसीसी गतिविधियां लुप्त प्राय हो गई थी? मतलब 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कब तक बिहार और भारत से फ्रांसीसी की जो गतिविधियां थी लुप्त प्राय, मतलब खत्म होने की कगार पर आ गया था। तो इसका जो ऑप्शन ए है 1810, बी 1812, सी 1814 और डी 1816 ईस्वी। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। 1814 ईस्वी में फ्रांसीसियों की बिहार और भारत से गतिविधियां लुप्त प्राय हो गया था। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे कि भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनी में सबसे अंत में किस देश की कंपनियों का नाम लिया जाता है? जो भारत में आने वाली कंपनियां थी, सबसे अंत में किस कंपनी का नाम लिया जाता है? तो वह कंपनी है डेनमार्क, जो सबसे अंत में आया था। तो पहला फ्रांस नहीं, दूसरा इटली नहीं, स्पेन नहीं, डेनमार्क। इसका सही उत्तर होगा वह डेनमार्क कंपनी भारत में सबसे अंतिम में आया था। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे। बिहार में सबसे पहले डेनमार्क की कंपनियों ने कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? पूछा जा रहा है कि सबसे अंत में यह है कि भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनी में 41 नंबर
कि सबसे अंत में किस देश की कंपनी आई थी, तो डेनमार्क आया था। फिर पूछा जा रहा है कि जब डेनमार्क आया था तो भारत में तो कहीं खोला होगा। अब बिहार में सबसे पहले डेनमार्क की कंपनियां की फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुआ था, तो बिहार में इसका ऑप्शन ए है बिहार शरीफ, हाजीपुर, पटना, बोधगया। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह पटना होगा। पटना में ही वह पटना में अपना बिहार में फैक्ट्री खोला था। डेनमार्क जो है पटना में अपना पहला फैक्ट्री बिहार में पहला फैक्ट्री खोला था। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की ओर जाएंगे कि पटना में डेनमार्क की कंपनियों ने कब फैक्ट्री स्थापित किया था। यहाँ पर देखिए, पहला डेनमार्क से याद रखिएगा कि पहला बार भारत में सबसे अंत में डेनमार्क आया, ये पहला है। फिर है कि डेनमार्क जब आया तो बिहार में कहाँ फैक्ट्री खोला, तो पटना खोला। फिर अब पटना खोला तो कब खोला, पटना में डेनमार्क कंपनी हुआ कब खोला, तो इसका ऑप्शन है 1772 से 1773, 73 से 74, 74 से 75, 75 से 76। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह सी होगा, 1774 से 1775 के अंदर में पटना में डेनमार्क कंपनी ने अपना फैक्ट्री खोला था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं कि डेनिश फैक्ट्री प्रमुख ने कब ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद की फरमान की मांग की थी। मान लीजिए डेनिश फैक्ट्री जो खुला था तो वह कब ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नरों से और उसकी परिषद से फरमान की मांग किया था। मतलब जो जिस तरह से मुगल जब शुरू में भारत में कंपनियां आई थी, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश कंपनियां आई थी, तो वह मुगलों से अपना व्यापार करने के लिए या फैक्ट्री खोलने के लिए एक फरमान जारी करवाते थे। उसी तरह से जो डेनिश कंपनी आया तो भारत में वह कंपनी खोलने के लिए मतलब कब गवर्नर जनरल और उसकी परिषद से एक फरमान मांगा था। इसका जो ऑप्शन है ये है 1772, सी 1774, बी 1773 और डी 1775 ईस्वी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा डी होगा, 1775 ईस्वी इसका सही ऑप्शन होगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 को क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे कि 1775 ईस्वी में डेनिश फैक्ट्री का प्रमुख कौन था। जो 1775 ईस्वी जो था उसमें डेनिश फैक्ट्री का प्रमुख कौन था, जॉर्ज लॉयड, जॉर्ज बर्नर, डेनिस कपूर, मैक हॉलैंड। इसका जो सही उत्तर होगा 45 का वह बी होगा, जॉर्ज बर्नर। इसका सही उत्तर जॉर्ज बर्नर था। 1775 ईस्वी में डेनिस फैक्ट्री का प्रमुख था जॉर्ज बर्नर नहीं, जॉर्ज बर्नर जो था डेनिस फैक्ट्री का प्रमुख था। फिर हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, कभी कभी बोलते हुए कुछ गलत पढ़ा जाता है, क्योंकि जब बोलते हैं तो उसी थ्रू वह गलत निकल जाता है, बाकी और सब सही रहता है। फिर हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि डेनिश कंपनी बिहार में मुख्य रूप से किसका व्यापार करती थी। जो डेनिश कंपनी थी मुख्य रूप से बिहार में किस चीज का व्यापार करती थी, चीनी, सूती, ए है चीनी, बी है सूती वस्त्र, सी है सोरा और डी है अनाज। तो जो बिहार में वह किस चीज का करता था, तो वह सोरा का व्यापार करती थी। डेनिश कंपनी बिहार में मुख्य रूप से सोरा का व्यापार करती थी। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 को देखेंगे। ग्रेट ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच कब युद्ध हुआ था। ग्रेट ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच युद्ध कब हुआ था। ए है 1798, बी है 1709, सी है 1800, डी है 1801। मतलब ए है 1798, बी है 1709, सी है 1800 और डी है 1801। तो ये इसमें 1801 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच युद्ध हुआ था। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 को देखेंगे कि पटना की डेनिश कोठियों को मराठों फैक्ट्री
एवं सेरमपुर ने कब जब्त कर लिया था? पटना की, इसको हम लोग देखेंगे, पटना की डेनिस फैक्ट्री एवं सेरमपुर की कोठी को पुर्तगालियों ने कब जब्त कर लिया था? इसका है कि पटना की डेनिस कोठी को मराठों, और यहाँ पर खाली स्थान है, पटना की डेनिस कोठी को मराठों फैक्ट्री एवं सेरमपुर की ने कब जब्त कर लिया था? यहाँ पर बीच में खाली स्थान था। इसका क्वेश्चन मैं इस तरह से पढ़ देता हूँ जिसमें मेरा नोट्स में बनाया हूँ कि पटना की डेनिस फैक्ट्री एवं सेरमपुर की कोठी को, खाली स्थान, पटना की डेनिस कोठी को एवं सेरमपुर की कोठी को कब जब्त कर लिया गया था? कोठी को ने जब्त कर लिया था। इसका जो सही उत्तर होगा वह पुर्तगालियों ने जब्त कर लिया था। पुर्तगालियों ने इसको जब्त कर लिया था। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ेंगे। असमिया की संधि कब हुआ था? असमिया का जो संधि कब हुआ था? तो असमिया की संधि ये है 1799, 1820, 1800, सी 1801, डी 1802। मतलब जो असमिया की संधि कब हुआ था? तो असमिया की संधि के किसके बीच हुआ था, ये मैं बता रहा हूँ। असमिया की संधि कब हुआ था? आमिया की संधि है, असामिया नहीं है। आमिया की संधि कब हुआ था? आमिया की संधि कब हुआ था? 49 नंबर है कि आमिया की संधि कब हुआ था। यह है 1799, बी 1800, सी 1801, डी 1802। तो जो आमिया की जो संधि हुआ था वह 1802 ईस्वी में हुआ था। 1802 ईस्वी में हुआ था। फिर हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि किस संधि के तहत भारत में डेनमार्क के स्वामित्व वाले क्षेत्रों को वापस कर दिया गया था? किस संधि के तहत भारत में डेनमार्क के स्वामित्व वाले क्षेत्रों को वापस कर दिया गया था? तो वह आमिया संधि के थ्रू डेनमार्क को डेनमार्क को स्वामित्व वाले क्षेत्रों को वापस कर दिया गया था। तो आज हम लोग 21 से 50 क्वेश्चन तक किसको डिस्कस किए? ईस्ट इंडिया कंपनी का, मतलब ब्रिटिश आधुनिक काल में बिहार में यूरोपीय कंपनी का आगमन को हम लोग डिस्कस किए। फिर हम लोग कल हम दूसरे चीज पर वीडियो लाएंगे। परसों हम लोग जो वीडियो लाएंगे, जो अगला वीडियो का टॉपिक रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, और उसी में है अंग्रेजी शासन की स्थापना। तो अगले दिन हम लोग 2 टॉपिक को लेकर आएंगे, कवर करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, फिर अंग्रेजी शासन की स्थापना। तब तक हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को देखिए, अच्छे से देखिए, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए फिर हम लोग कल मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।